Hello, dear aspirants. Welcome back to the channel. I hope you all are doing great, superb, and awesome. My name is Vandita Tripathi, and we had started the video series of our general meeting lectures. I hope you all are enjoying the video lectures of general meeting very well. ठीक है, हमने जनरल मीटिंग में सेक्शन नंबर 96 से लेकर के सेक्शन नंबर 122 तक पढ़ने का सोचा था, जिसमें से सेक्शन नंबर 96 से लेकर के सेक्शन नंबर 110 तक वी हैड ऑलरेडी कवर्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस. All the links of the videos are given in the description of the video and including notes also, so you can go and check that videos also. ठीक है, तो आप लोगों को जान के खुशी हो गई, सेक्शन नंबर 110 तक हम पूरा कवर कर चुके हैं. सेक्शन नंबर 96 से आज जो हम कवर करेंगे वो है सेक्शन नंबर 111 से लेकर के सेक्शन नंबर 114 तक. तो 111 से लेकर के 114 तक हम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बहुत क्रक्स मैनर में नोट्स के साथ इसको कवर कर लेंगे. आप लोगों को लगातार पढ़ते रहना है. ठीक है, कहीं भी कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो, टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. ठीक है, अब सेक्शन नंबर 111 पढ़ने से पहले एक छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने. ठीक है, अब देखो, एक कंपनी थी एक्स लिमिटेड. ठीक है, एक्स लिमिटेड के ना दो तरीके के शेयर होल्डर्स थे. ठीक है, एक शेयर होल्डर था जिसके पास कंपनी के 52% शेयर थे. कितने परसेंट शेयर थे? 52% शेयर थे. बाकी के 48% शेयर जो हैं वो बाकी बहुत सारे शेयर होल्डर्स के बीच में आपस में बटे हुए थे. ठीक है, अब इनमें से एक शेयर होल्डर के पास था कंपनी का 1% शेयर, किसी के पास थे कंपनी के 3% शेयर. तो ऐसे कर करके ये कुछ शेयर होल्डर्स ने थोड़े थोड़े शेयर लेकर के 48% शेयर थे और एक अकेले बंदे के पास 52% शेयर थे. अब होता क्या था, ये जो मिस्टर ए थे. ठीक है, ये जो मिस्टर ए थे, ये चूंकि कंपनी के बहुत बड़े शेयर होल्डर्स थे, तो कंपनी में जो भी जनरल मीटिंग में मैटर पास होना होता था वो इनकी रजामंदी से लिया जाता था, क्योंकि इनकी डिसीजन पे, इनकी वोटिंग पे सारा मामला टिका हुआ था. कोई भी कंपनी को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कराना है, 50% से ऊपर में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो जाता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे. तो इनका अप्रूवल लेना होता था. तो ये जो कहते थे कंपनी में वैसे ही रेजोल्यूशंस पास होते थे. अब ये बेचारे शेयर होल्डर्स रोते रहते थे हमेशा कि हमारी बात नहीं सुनी जाती कंपनी में. अब ये कंपनी के पास भी बोलने जाते थे तो कंपनी कहती थी नहीं, आपके पास तो कम शेयर्स हैं, जिनके पास ज्यादा शेयर्स हैं ये हमारे मालिक हैं. एक तरीके से शेयर होल्डर्स को मालिक ही बोला जाता है, बस असली मालिक हमारी ये है एक तरीके से, तो हम इनकी बात मानेंगे. तो इनकी बात ना कंपनी सुनती थी और मिस्टर ए तो सुनने वाले थे ही नहीं. मिस्टर ए हो गए हैप्पी और ये सारे शेयर होल्डर्स हो गए बेचारे दुखी. अब ये क्या करें? ठीक है, इसके लिए इन छोटे छोटे लोगों को बचाया कंपनीज एक्ट ने. कंपनीज एक्ट में आया सेक्शन नंबर 111 बात करता है छोटे शेयर होल्डर्स के बारे में जिनके पास कम अमाउंट ऑफ शेयर्स होते हैं, जिनके पास कम अमाउंट ऑफ कंपनी की शेयर कैपिटल होती है. उनके पास भी राइट है जनरल मीटिंग में अपने कहे हुए, अपने सोचे हुए मुद्दों को, रेजोल्यूशन को डिस्कस कराना. ठीक है, तो सेक्शन नंबर 1, आई थिंक आप लोग को ये स्टोरी समझ आ गई हो. तो ये बात करती है छोटे शेयर होल्डर्स के बारे में. ठीक है, तो अब चलते हैं सेक्शन नंबर 111 पे. सेक्शन नंबर 111 की हेडिंग है सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन. ठीक है, यानी कि इस केस में कंपनी जनरल मीटिंग में छोटे शेयर होल्डर्स के भी कुछ रेजोल्यूशंस को सुन सकती है. ठीक है, अब स्पेसिफिकली ये आया था छोटे यानी कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए. माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की मर्जी है, वो कोई रेजोल्यूशन भी डिस्कस करा सकते हैं उनकी मर्जी का, या कोई स्टेटमेंट, मतलब कोई पर्टिकुलर रेजोल्यूशन ऑलरेडी है उसमें कोई अपनी लाइन स्टेटमेंट भी ऐड करा सकते हैं. ठीक है, तो छोटे शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशंस भी ऐड करा सकते हैं और स्टेटमेंट भी ऐड करा सकते हैं. ये देखो, मेंबर्स दे रहे हैं ना, मेंबर दे रहे हैं कंपनी को रिक्वेस्ट, कह रहे हैं कि हमारा कोई रेजोल्यूशन डिस्कस करा दीजिए या फिर हमारा कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट डिस्कस करा दीजिए. ये मेंबर्स कंपनी को दे रहे हैं, यहां पर भी मेंबर्स कंपनी को दे रहे हैं. ठीक है, अब आते हैं, अच्छा एक बात बताओ, क्या इनमें से क्या एक यही जिसके पास 1% के शेयर्स हैं ये उठ करके आ जाएगा, बोलेगा मुझे अपना रेजोल्यूशन पास कराना है, तो कंपनी पास करा देगी? नो, नॉट एट ऑल पॉसिबल. कंपनी को बहुत सारे लोगों को, शेयर होल्डर्स को नोटिस देना पड़ता है. इस एक बंदे के चक्कर में कोई रेजोल्यूशन कंपनी नहीं पास कराएगी. कुछ मिनिमम नंबर ऑफ लोग तो आएंगे यार, कुछ मिनिमम नंबर ऑफ रिक्विजिशनिस्ट, यस उनको हम कहते हैं रिक्विजिशनिस्ट, कंपनी को रिक्वेस्ट करेंगे तभी कंपनी सर्कुलेट कराएगी उनका रेजोल्यूशन और स्टेटमेंट. तो कितने रिक्विजिशनिस्ट होने चाहिए वो जानते हैं. चलिए, तो इसको तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है यार. सेक्शन नंबर
नंबर 100 में जो रिक्विजिशनिस्ट है वही सेम रिक्विजिशनिस्ट यहाँ पर भी दिए हुए हैं। सेक्शन नंबर 100 वाला आप रिकॉल कर लेंगे, आई बटन में जाकर के आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उससे आप क्लियर कर लीजिएगा। अभी यहाँ पर ट्रैक्स में जान लेते हैं कि अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो मिनिमम मेंबर्स होल्डिंग मिनिमम 1/10 ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, और अगर कंपनी के पास पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है तो मेंबर्स होल्डिंग मिनिमम 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। अगर इतने शेयर्स आपके पास हैं तब आप कंपनी के रिक्विजिशंस कर सकते हैं कि मेरा रेजोल्यूशन है, मेरा स्टेटमेंट आगे आने वाली एजीएम या ईजीएम में पास कराइए। ठीक है, ये जितने रिक्विजिशंस हैं ये सबमिट करेंगे अपनी रिक्विजिशन कंपनी को। अच्छा, इन लोगों ने रिक्विजिशन सबमिट तो कर दी। अच्छा, एक बात बताइए, क्या रिक्विजिशन कभी भी जब उनका मन आएगा तब सबमिट करेंगे? फॉर एग्जांपल कंपनी अब शेयर होल्डर्स को नोटिस भी दे चुकी है, ठीक है, तो 2 दिन पहले एजीएम के आकर के एक मेंबर मतलब रिक्विजिशनिस्ट कह रहे हैं कि मुझे हमें अपना रेजोल्यूशन पास कराना है। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? नॉट एट ऑल। ठीक है, कम से कम कुछ दिन पहले, कुछ अमाउंट ऑफ दिन पहले तो उनको कंपनी को देना चाहिए ताकि कंपनी उसे एनालाइज करके अपने नोटिस में डाल पाए। अगर कंपनी नोटिस में डाल नहीं सकती है तो उसे न्यूज़पेपर में पब्लिश करा के बाकी शेयर होल्डर्स को बता पाए। तो एक वैलिड टाइम पीरियड तो होना चाहिए ना। तो लॉ बोलता है यस, बिल्कुल वैलिड टाइम पीरियड होना चाहिए। वैलिड टाइम पीरियड कितना है? डेट ऑफ एजीएम से 2 वीक पहले या फिर 6 वीक पहले। 2 वीक पहले अगर स्टेटमेंट पास कराना है आपको तो, और 6 वीक पहले अगर आपको रेजोल्यूशन पास कराना है तो। रेजोल्यूशन यूजुअली बड़ा होता है, इस वजह से 6 वीक का टाइम मांगा है, और स्टेटमेंट यूजुअली थोड़े बहुत वर्ड्स या लाइंस होते हैं, इस वजह से 2 वीक का टाइम मांगा है। तो मान लीजिए आपकी डेट ऑफ एजीएम 30 सितंबर 23 को है, उसके 2 वीक पहले आप यानी 17/9/23 तक आपको स्टेटमेंट की रिक्वेस्ट सबमिट करनी है, और अगर रेजोल्यूशन पास कराना है तो डेट ऑफ एजीएम से 6 वीक पहले रेजोल्यूशन की रिक्वेस्ट सबमिट करनी है, यानी कि 3 अगस्त तक आपको सबमिट कर देनी है। अब मान लो यहाँ पर एजीएम होनी है, एजीएम का नोटिस 21 दिन पहले जाता है। 21 दिन का मतलब है 3 वीक। ठीक है, तो इसीलिए बोला है 3 वीक मतलब 6 वीक पहले आपको रेजोल्यूशन का रिक्वेस्ट दे देना है और 2 वीक पहले आपको स्टेटमेंट का रिक्वेस्ट दे देना है। अच्छा, ये दोनों ही कैलकुलेशन आपकी डेट ऑफ एजीएम से होंगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2 वीक और 6 वीक दोनों ही डेट ऑफ एजीएम से काउंट होगा। अच्छा, इतने दिन पहले मेंबर्स को रिक्वेस्ट दे देनी है कंपनी को कि कंपनी हमारा रेजोल्यूशन या फिर स्टेटमेंट अपनी आने वाली एजीएम में पास कराइए। अच्छा, अगर कंपनी नोटिस दे चुकी है शेयर होल्डर्स को 21 दिन पहले, मान लो इस केस में 2 वीक वाले केस में, अब 3 वीक पहले मान लो कंपनी ऑलरेडी नोटिस दे चुकी है तो कंपनी न्यूज़पेपर में पब्लिश करा देगी उनका रेजोल्यूशन या स्टेटमेंट। और अगर कंपनी ने नोटिस नहीं दिया, मान लो 6 वीक पहले इन्होंने दे दिया रेजोल्यूशन का, तो कंपनी अपने नोटिस के साथ नोटिस के साथ बाकी शेयर होल्डर्स को दे देगी। तो प्रैक्टिकली ये होता है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, रिक्विजिशन क्या ऐसे ही मतलब आप कुरियर से सेंड करा दोगे? ठीक है, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक प्रॉपर मैनर होता है रिक्विजिशन देने का। ठीक है, तो मैनर ऑफ रिक्विजिशन क्या है? सबसे पहले तो उस रिक्विजिशन को सारे ही रिक्विजिशनिस्ट ने साइन किया हो। अगर 1/10 ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल वाले रिक्विजिशनिस्ट हैं तो जितने भी हैं, मान लो 10 रिक्विजिशनिस्ट बनते हैं तो 10 के 10 ने साइन किया हो। ऐसा नहीं 4 के साइन से आप ले आए। ठीक है, सारे साइन होना जरूरी है। एंड आप उसको कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में डिपॉजिट करेंगे। ऐसे नहीं कि कंपनी का कोई डायरेक्टर आपको रास्ते में मिल गया आपने उसको दे दिया, नहीं, रजिस्टर्ड ऑफिस में आकर के आपको देना पड़ेगा। और जो भी कंपनी का उस पर खर्चा होगा, ओवर एंड अबव एक्सपेंसेस जो भी कंपनी के होंगे, आपको उसे कंपनी को पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मर्जी से कंपनी उस रिक्वेस्ट या उस रेजोल्यूशन या स्टेटमेंट को पास करा रही है। तो कंपनी का ओवर एंड अबव जो भी खर्चा होगा, फॉर एग्जाम्पल आप कंपनी का नोटिस ऑलरेडी जा चुका है, अब आपकी वजह से कंपनी को न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट कराना पड़ेगा, तो उस न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट का खर्चा जो भी ओवर एंड अबव होगा वो कंपनी को आपको पे करना होगा। अगर ये 3 कंडीशंस को आप सेटिस्फाई करते हो तो कंपनी को आपकी रिक्विजिशन, आपकी रिक्वेस्ट को सुनना ही पड़ेगा, आपकी मतलब छोटे शेयर होल्डर्स की। इफ ऑल द अबव मेंशन्ड कंडीशंस बिकम सैटिस्फाइड, कंपनी हैव टू सर्कुलेट द सेम टू द मेंबर्स बिफोर एजीएम। कंपनी को सर्कुलेट करना ही पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताओ, एक शेयर होल्डर ने उसमें बहुत गलत वो कह रहा है कि मतलब बहुत गलत किसी पर्सन के बारे में कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज या फिर कोई डिफेमेटरी मैटर्स, किसी को बदनाम करने के लिए कोई रेजोल्यूशन पास कराना चाह रहे हैं वो रिक्विजिशनिस्ट। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि ऐसे मैटर्स को डिस्कस ना किया जाए? तो बिल्कुल है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैव द पावर टू नॉट टू सर्कुलेट एनी रेजोल्यूशन और स्टेटमेंट विच इज डिफेमेटरी इन नेचर और नीडलेस पब्लिसिटी। अगर कोई रिक्विजिशनिस्ट नीडलेस पब्लिसिटी बटोरने के कारण या फिर डिफेमेटरी मैटर्स को पास कराना चाहते हैं एजीएम में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। कंपनी को लगता है कि वो मैटर नहीं पास होना चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे आप अप्लाई कीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है तो ऐसे रिक्विजिशन को नहीं भी देने को बोल सकती है। ठीक है, तो बस एक ये छोटू सा सेक्शन था, सेक्शन नंबर 111। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा यार, और कोई भी कंफ्यूजन या डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 112 की तरफ। अच्छा, सेक्शन नंबर 112 क्या कहता है? जैसे कि हम लोगों ने
सेक्शन नंबर 105 पढ़ा था ना, प्रॉक्सी। प्रॉक्सी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर कोई मेंबर कंपनी की एजीएम में नहीं आ सकता है या फिर ईजीएम में नहीं आ सकता है तो उसके पास राइट होता है, राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी। प्रॉक्सी कौन होता है? प्रॉक्सी होता है पर्सन उसके बिहाफ पे जो मीटिंग अटेंड करने जाता है और वोट करने जाता है पोल में, ठीक है, वो होता है प्रॉक्सी। अच्छा, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिसमें गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करती है, जैसे एलआईसी। एलआईसी के पास कंपनीज के बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट भी बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स लेती है। अब अच्छा एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी या फिर द्रौपदी मुर्मू जी जो है हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने कंपनीज के शेयर्स लिए, क्या अब वो कंपनी के एजीएम में जाएंगी, वो जाकर के वोट करेंगी? ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। तो वो लोग भेजते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। जैसे मेंबर्स के पास राइट होता है राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी, वैसे ही प्रेसिडेंट्स और जो गवर्नर्स ऑफ इंडिया होते हैं या फिर जो हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं, जो प्रेसिडेंट्स और गवर्नर्स होते हैं, उनको राइट होता है राइट टू अपॉइंट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। ऑब्वियसली वो रिप्रेजेंटेटिव उनका आएगा, वो खुद नहीं आएंगे, ठीक है। जो रिप्रेजेंटेटिव आता है उसको माना जाता है जैसे वो प्रेसिडेंट गवर्नर खुद आए हैं, ठीक है। अच्छा, प्रॉक्सी और रिप्रेजेंटेटिव में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। प्रॉक्सी को कम राइट मिलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को ऑलमोस्ट सारे राइट मिलते हैं मेंबर वाले, ठीक है। जैसे कि देखो, मेंबर्स को मिलता है राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी, ठीक है, मेंबर्स को मिलता है राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी, और प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को मिलता है राइट टू अपॉइंट रिप्रेजेंटेटिव। अब इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं प्रॉक्सी और रिप्रेजेंटेटिव में। प्रॉक्सी डिड नॉट हैव राइट टू वोट एक्सेप्ट ऑन पोल। हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 105 में कि प्रॉक्सी के पास राइट टू वोट नहीं होता है, सिर्फ राइट टू अटेंड होता है, लेकिन आप पोल में वो वोट कर सकता है। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव हर तरीके की वोटिंग में वोट कर सकता है, चाहे वो शो ऑफ हैंड्स हो, ई वोटिंग हो, पोल हो, पोस्टल बैलेट हो, किसी भी तरीके से रिप्रेजेंटेटिव वोट करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स आर एज गुड एज प्रेसिडेंट्स और गवर्नर्स और मेंबर्स, ठीक है। प्रॉक्सीज को कोरम में काउंट नहीं किया जाता है, बट रिप्रेजेंटेटिव्स आर काउंटेड इन कोरम। रिप्रेजेंटेटिव्स को कोरम में काउंट किया जाता है, ठीक है। प्रॉक्सीज आर नॉट डीम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी, बट रिप्रेजेंटेटिव्स आर डीम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी। जैसे हमने बात करी, रिप्रेजेंटेटिव्स आर एज गुड एज मेंबर्स ऑफ द कंपनी, सो दे विल बी डीम्ड एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी। तो ये डिफरेंस होता है हमारा प्रॉक्सी और रिप्रेजेंटेटिव के बारे में। प्रॉक्सी कौन अपॉइंट करता है? मेंबर। और रिप्रेजेंटेटिव कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर्स, ठीक है। अच्छा, जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करने का राइट होता है ना, वैसे ही बॉडी कॉर्पोरेट्स को भी रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करने का राइट होता है। अच्छा, बॉडी कॉर्पोरेट यहाँ कैसे आ गया? कंपनीज भी तो दूसरी कंपनी के शेयर्स लेती है ना यार, हमने बहुत सारी जगह पढ़ा है दैट एक कंपनी भी दूसरी कंपनी का शेयर ले सकती है, बिकॉज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी की खुद की लीगल एंटिटी है। कंपनी कैन होल्ड शेयर इन इट्स ओन नेम, कंपनी कैन होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। हमने कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था, तो कंपनी भी दूसरी कंपनी का शेयर्स ले सकती है। अब कंपनी के बट हाथ पैर तो है नहीं, कंपनी को उस कंपनी के अब एजीएम में जाना है, वोटिंग करना है, तो कैसे करेंगे? ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव में कंपनी के डायरेक्टर्स जाएंगे, कंपनी के केएमपीज जाएंगे, ठीक है। तो जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नेंस के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वैसे ही बॉडी कॉर्पोरेट्स के भी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट्स उन्हें ऑथराइज करते हैं बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन, ठीक है। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके कंपनीज कुछ मेंबर्स या कुछ डायरेक्टर्स को ऑथराइज करती हैं दूसरी कंपनीज की एजीएम में जाने के लिए, जिस कंपनी की फर्स्ट कंपनी मेंबर है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट होता है, जैसे रिप्रेजेंटेटिव का होता है वैसे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होता है, सेम होता है, बस नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इस सेक्शन नंबर 113 में गिवन है हमारे बॉडी कॉर्पोरेट से जुड़े हुए रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, सॉरी रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सेक्शन नंबर 112 तो बिल्कुल छोटू सा सेक्शन था यार, 112 बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। 113 एंड 112 साथ में पढ़ते हैं, दोनों में एक में रिप्रेजेंटेटिव है एंड एक में ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। तो 111 हो गया, 112 हो गया, 113 हो गया। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 114 के बारे में। 114 इतना इंपॉर्टेंट है ना, हर इंटरव्यू में, हर एग्जाम में, जितने भी कंपनी लॉ के एग्जाम है, सब में ये क्वेश्चन जरूर पुट अप किया जाता है, दैट ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। अब बात ये आती है कि ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन कब माने जाते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं ये रेजोल्यूशन क्या होते हैं। रेजोल्यूशन तो हमने फर्स्ट क्लास में जब पढ़ा था तो हमने सीखा था, जब कंपनी में कोई भी बिजनेस, कोई भी मुद्दा डिस्कस होना है। बिजनेस कितने तरीके के होते हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस। अच्छा, बिजनेस को रेजोल्यूशन से मैच मत करिएगा। बिजनेस का मतलब है जो मुद्दे डिस्कस होने वाले हैं, रेजोल्यूशन का मतलब है जो उसको रिजॉल्व करके जो हमने डिसीजन मेकिंग करी है, उसे कहते हैं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन बना ही वर्ड है रिजॉल्व से, ठीक है। रेजोल्यूशन का मतलब है जब उन बिजनेसेस को रिजॉल्व कर दिया जाता है तो वो बन जाते हैं रेजोल्यूशंस। अब रेजोल्यूशंस दो तरीके के होते हैं, या तो कोई रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होगा, या तो कोई रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन होगा, ठीक है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कब माना जाता है? जब वोट कास्ट इन फेवर इज ग्रेटर देन वोट कास्ट इन अगेंस्ट, ठीक है। इसका मतलब है, हमने जब वोटिंग सीखा था तो हमने सीखा था वोटिंग कई तरीके से हो सकती है, शो ऑफ हैंड्स वगैरह वगैरह। तो मान लो शो ऑफ हैंड्स में 10 मेंबर थे, 10 में से 6 लोगों ने बोला
मतलब यस, और 4 लोगों ने बोला नो, तो 6 लोगों ने बोला मतलब वोट कास्ट इन फेवर, जो फेवर में वोट्स हैं वो ज्यादा हैं इन वोट कास्ट इन अगेंस्ट, अगेंस्ट में 4 ही थे, फेवर में 6 थे, तो मतलब कि आपका रेजोल्यूशन पास हो गया। ठीक है, आपका कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ठीक है, तो 10 में से 6 मेंबर एग्री हैं, दैट इज वोट कास्ट इन फेवर इज ग्रेटर देन वोट कास्ट इन अगेंस्ट। ठीक है, अब स्पेशल रेजोल्यूशन देखते क्या होता है। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है जब वोट कास्ट इन फेवर इज एटलीस्ट 3 टाइम्स और मोर ऑफ वोट कास्ट इन अगेंस्ट। इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉर एग्जाम्पल कंपनी में मान लो 10 मेंबर्स हैं, ठीक है, सॉरी 10 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स में से वोट कास्ट इन फेवर मान लो है आपके 9, ठीक है, और एक मेंबर मान लो, चलो अच्छा एक एग्जांपल चेंज करते हैं, इसको 20 मेंबर करते हैं, तब अच्छे से आपको क्लियर होगा। ठीक है, वोट कास्ट इन अगेंस्ट मान लीजिए आपके हैं मान लीजिए 6 है। ठीक है, मान लीजिए वोट कास्ट इन अगेंस्ट 6 एंड वोट कास्ट इन फेवर इज 18। ठीक है, बट इसका हमें टोटल चेंज करना पड़ेगा, सॉरी, इस आपके मेंबर हो जाएंगे 18 प्लस 6 इज 24। मान लीजिए कंपनी में 24 मेंबर्स हैं। ठीक है, 6 मेंबर कह रहे हैं वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा, हम इसके पक्ष में नहीं है, बट 18 मेंबर्स कह रहे हैं वो रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं। तो अगर मान लो टोटल मेंबर के वोट कास्ट इन अगेंस्ट जो है उसका 3 टाइम्स अगर वोट कास्ट इन फेवर हो गया तो आपका स्पेशल रेजोल्यूशन माना जाएगा। क्या देखते हैं, ये 3 टाइम्स है, वोट कास्ट इन अगेंस्ट का 3 टाइम्स जो है वोट कास्ट इन फेवर होना चाहिए। 6 2 12, 6 3 18, तो 18 है क्या? यस 18 है, तो दैट इज स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया। तो आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, जो भी आपका अगेंस्ट में वोट्स आए हैं उसका 3 गुना फेवर में होने चाहिए, तब जाकर के आपका स्पेशल रेजोल्यूशन माना जाएगा। तो स्पेशल रेजोल्यूशन कब पास होता है? व्हेन वोट कास्ट इन फेवर इज एटलीस्ट और ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ वोट कास्ट इन अगेंस्ट। 3 इंटू करना है वोट कास्ट इन अगेंस्ट में, तब फेवर वाला आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सिंपल है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कब पास होगा? जब वोट कास्ट इन फेवर इज ग्रेटर देन वोट कास्ट इन अगेंस्ट। और स्पेशल रेजोल्यूशन कब पास होगा? व्हेन वोट कास्ट इन फेवर इज एटलीस्ट 3 टाइम्स ऑफ वोट कास्ट इन अगेंस्ट। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी है, दैट इज यहाँ 50% में बात नहीं बनेगी, मोर देन 50% चाहिए। ठीक है, मोर देन 50% चाहिए, यहाँ पर हमें मोर देन 50% चाहिए ही चाहिए, 50% पे नहीं पास होगा, मोर देन 50% चाहिए। यहाँ पर हमें 75% भी चल जाएगा। ठीक है, 75% हमें चाहिए, तब जाकर के मिनिमम 75% चाहिए, 75% से ज्यादा भी हो सकता है, बट 75% पे भी पास हो जाएगा स्पेशल रेजोल्यूशन। बट यहाँ मोर देन 50% चाहिए, यानी कि 50 पॉइंट समथिंग हो सकता है, बट 49 पॉइंट समथिंग नहीं हो सकता। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, इतना तो बेसिक आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी है। अच्छा, इसकी थोड़ी सी कंडीशंस और होती हैं, सिर्फ इतने से काम नहीं चलता है, नोटिस भी ड्यूली देना चाहिए। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन प्रैक्टिकली कब माना जाता है? जब नोटिस ड्यूली गिवन, नोटिस आपने प्रॉपर्ली दी हो और नोटिस में आपने लिखा हो कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, और नोटिस आपने प्रॉपर्ली दी हो, 21 दिन पहले दे दी हो एटलीस्ट, और वोट कास्ट इन फेवर और इज ग्रेटर देन वोट कास्ट इन अगेंस्ट ऊपर वाला, तब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास माना जाता है। स्पेशल रेजोल्यूशन में 3 कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना जरूरी है। ठीक है, व्हेन इंटेंशन टू पास इट एज एसआर हैज बीन ड्यूली स्पेसिफाइड इन द नोटिस, यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना है, आपने नोटिस में ये अलग से बताया हुआ है, यानी कि नोटिस में आपको एक ये लाइन लिखनी है कि हम इस मैटर को स्पेशल रेजोल्यूशन से पास कराना चाहते हैं, आपने नोटिस में लिखा है, प्लस नोटिस आपने प्रॉपर्ली दी है, ड्यूली गिवन है, एंड वोट कास्ट इन फेवर इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वोट कास्ट इन अगेंस्ट है, तब आपका एसआर माना जाएगा। तो अल्टीमेटली हमने क्या सीखा? ओआर के लिए यानी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए 2 कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है, और स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए 3 कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है, तब जाकर के कोई मैटर हमारा या तो ओआर बनेगा, कोई हमारा रेजोल्यूशन या तो ओआर बनेगा या फिर एसआर बनेगा। ठीक है, अच्छा कुछ मैटर्स के लिए ये एसआर वाली कंडीशंस जो हैं हमें फॉलो करनी होती हैं, कुछ के लिए हमें ओआर वाली कंडीशंस फॉलो करनी होती हैं। आई थिंक आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, और आप लोग यार बस एक दिक्कत आ रही है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो यार। ठीक है, थोड़ा सा लाइक भी कर दिया करो ताकि मुझे भी थोड़ा और मोटिवेशन मिले। ठीक है, बाकी वीडियोस तो आप तक आते ही रहेंगे यार, मजे से पढ़िए, मजे से एग्जाम दीजिए और यू विल डेफिनेटली क्लियर। अच्छा, बेयर लॉ या फिर जो भी आपके पास नोट्स हो उससे ये सब टैली जरूर कर लेना है एक बारी, और राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एंड प्रोविजन तो आपको क्लियर हो ही गए हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैप्पी स्टडीज, डू वेल, स्टडी वेल, एंड ओके बाय बाय।